नमस्कार। यूएसए का इन्फ्लेशन इंडिया को किस तरह से इंपैक्ट कर सकता है? सोचने वाली बात है कि यूएसए कहां और इंडिया कहां। जी हां, यह बिल्कुल सही बात है। अभी हाल ही में देखने को मिला है आपको कि यूएसए का जो इन्फ्लेशन रेट है वो पिछले 30 सालों के सबसे ऊंचले स्तर पर पहुंच गया है। इन्फ्लेशन रेट इज ऑन द हाईएस्ट पॉइंट इन last 30 years in USA. 6.2% retail inflation in USA has made the highest year-on-year jump in 3 decades. और इंडिया पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, क्या पड़ेगा, क्या पड़ सकता है, उसी के ऊपर अभी मैं चर्चा करने वाला हूं। चलिए शुरुआत करते हैं। ये इन्फ्लेशन वर्ड को पहले समझते हैं कि आखिरकार इन्फ्लेशन होता क्या है और हम इस न्यूज में किस टाइप के इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं। इन्फ्लेशन महंगाई, महंगाई दर, इन्फ्लेशन रेट। अगर आपके हाथ में मैंने कभी 100 रुपए थमा दिए और कहा कि बाजार से 1 किलो चीनी लेकर आइए, तो आप बाजार से चीनी लेकर आए। फॉर एग्जाम्पल 1 किलो चीनी 100 रुपए में आती है, आप लेकर आ गए उसको। अगले दिन मैंने फिर से आपके हाथ में 100 रुपए थमाए और आपको कहा कि 1 किलो चीनी फिर ले आइए। आप मार्केट में गए और आपको वहां जाकर क्या पता लगा कि आज के दिन में चीनी जो है वो 100 रुपए किलो की नहीं मिल रही है। चीनी का दाम अब 110 रुपए हो चुका है। आप घर पे मेरे पास वापस आए और आपने कहा कि 110 रुपए दाम हो चुका है, आप मुझे 10 रुपए दे दीजिए। मैंने 10 रुपए निकाल के और दे दिए, 110 रुपए दिए और आप चीनी लेने वापस चले गए और चीनी वापस ले आए। फिर कुछ दिन बाद ये हुआ, चीनी खत्म हो गई, ऑब्वियस है, सभी घरों में होती है। फिर से मैंने 110 रुपए दिए और चीनी को खरीदने के लिए भेजा और वही बात हुई जिसका डर था कि चीनी के दाम 130 रुपए हो चुके थे। मेरे पास वापस घर पे लौटे और आपने कहा 130 रुपए हो चुके हैं। मैंने जेब से फिर से 20 रुपए फालतू करके 130 रुपए निकाल कर दे दिए। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, चीनी फिर से घर पर आ गई। अब कुछ दिन बाद फिर से देखने को मिला कि चीनी के दाम अब हो चुके हैं 150 रुपए। मेरे पास घर पर वापस आए, आपने कहा कि 150 रुपए दे दिए। मैंने कहा मेरे पास 150 रुपए नहीं है, आप एक काम कीजिए, चीनी 130 रुपए की ही लेकर आइए। मेरे पास 130 रुपए हैं और उतनी ही लेकर आइए। 150 रुपए देने की मेरी औकात नहीं है, मुझे 20 रुपए मैं और अफोर्ड नहीं कर सकता। सो टिल द टाइम, जब तक आप चीनी 100 रुपए से 130 रुपए तक लेने को अफोर्ड कर सकते थे, यानी कि जो आपकी परचेजिंग पावर है, आपकी खरीदने की क्षमता है, वो आपके अनुरूप थी। आप मार्केट में जितनी भी चीजें महंगी हुई हैं, आप उस चीज को परचेज कर सकते थे। टिल दैट टाइम आपका इन्फ्लेशन, अगर जो महंगाई बढ़ रही है, चीनी के दाम बढ़ रहे हैं, उसका इंपैक्ट आप पर नहीं पड़ा था, तो बहुत सही है, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इन्फ्लेशन इतनी बढ़ना भी स्वाभाविक है, महंगाई बढ़ती है क्योंकि आपकी आमदनी भी तो बढ़ी है। मेरी आमदनी बढ़ी थी तभी तो मैं 100 का 130 दे पाया। अगर मेरी आमदनी ना बढ़ी होती उस महंगाई के अनुसार तो मैं नहीं दे पाता। तो इसलिए इन्फ्लेशन की जो बेसिक डेफिनेशन यही कहती है कि अगर आपकी परचेजिंग पावर, अगर आपकी खरीदने की क्षमता कम हो रही है महंगाई के साथ साथ, तब वो इन्फ्लेशन आपकी बुरी इन्फ्लेशन है और तब आप पर वो इंपैक्ट डालती है। इसी तरह से अब जब 130 का 150 हुआ, मैं अफोर्ड नहीं कर पाया और इन्फ्लेशन वहां पर इंपैक्ट डाला मुझे, और मुझे डाला एक इंडिविजुअल लेवल पर, और इसी तरह से वो इंपैक्ट डाला गया एक मैक्रो लेवल पर, पूरे देश के लेवल पर, सभी सिटीजन्स के लेवल पर। उस चीज को हम कहते हैं कि इन्फ्लेशन एक उच्चतम स्तर पर जाकर पहुंच चुका है और अब हम अफोर्ड नहीं कर सकते। So this is what inflation is all about. Inflation is the price rise in goods and services ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि पिछली बार आपको कितना मिला, इस बार आपको उस चीज को इतना देना पड़ रहा है, उसका इंक्रीज कितना हुआ परसेंटेज टर्म में, दैट इज द इन्फ्लेशन रेट। सो यही इन्फ्लेशन रेट यूएसए में वही डेफिनेशन होती है, इंडिया में भी वही डेफिनेशन है। यूएसए में 6.2% को बहुत ज्यादा हाई माना जाता है, जबकि हमारे इंडिया में आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के अकॉर्डिंग
आरबीआई कहता है इन्फ्लेशन की जो रेट है, जो प्राइस राइज का जो रेट है वो 4% हो सकता है ऑन एन एवरेज, जिसको उन्होंने +2 -2 भी डिफाइन किया है कि कहा है कि 4% से 2% तक जा सकता है, 4% से नीचे 2% तक भी जा सकता है। अगर 4 से 6 के रेंज में रहता है, 4 से 2% के रेंज में रहता है, यानी कि 2 से 6 के बीच में रहता है, तो कोई ज्यादा समस्या वाली बात नहीं है। हमारे इंडियन जो है वो उस चीज को अफोर्ड कर पाएंगे। लेकिन जो 6% है, जिसको उन्होंने अपर टॉलरेंस लिमिट नाम दिया है, उसको अगर ब्रीच करता है तब समस्या वहां पर शुरू होती है और आरबीआई फिर अपनी मॉनेटरी पॉलिसी जो है उसको रिवाइज करने में मजबूर हो जाता है और उसके अकॉर्डिंग वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल भी कर पाता है। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के तहत जब आपका आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी को रिवाइज करता है, जिसमें उसके पास जो टूल्स हैं, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एमएसएफ, सीआरआर, एसएलआर, इन सभी टूल्स को यूज करके वो इंडिया का जो बैंकिंग सिस्टम है उसका जो क्रेडिट है, जो लोन देने की क्षमता है, उसको कंट्रोल करता है। जब किसी चीज को पैसे देने की क्षमता को, क्योंकि बैंक्स आपको पैसे देते हैं और बैंक्स की पैसे देने की क्षमता को अगर आप कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि आप ओवरऑल इकोनॉमी पे भी कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि बैंक्स की पैसे देने की क्षमता अगर रुकती है तो आप तक पैसा कम पहुंचेगा। अगर आप तक पैसा कम पहुंचेगा तो आप अपने हाथ पीछे खींचोगे किसी भी नई चीज को खरीदने के लिए। जब आप कोई चीज नई नहीं खरीदोगे तो यानी कि आप डिमांड नहीं क्रिएट करोगे। जब किसी चीज की डिमांड नहीं क्रिएट करोगे तो उस चीज की प्राइसेस जो है उसकी बढ़ोतरी होना कम हो जाता है, क्योंकि आपने उस चीज की डिमांड नहीं की है। इन्फ्लेशन का एक बहुत बड़ा एग्जांपल यह भी है कि आप किसी चीज की डिमांड ज्यादा कर लेते हो, यानी कि सभी लोग एकदम से चीनी ही मांगने लग गए, तो ऑब्वियस है जो मैन्युफैक्चरर, जो प्रोड्यूसर होगा, जो बनाएगा, जो चीनी को आपको देता है, वो उसको लगेगा कि भाई साहब चीनी की वैल्यू तो बहुत ज्यादा, डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है, अपने ऐसे करते हैं, अपने प्राइस बढ़ा देते हैं, तब भी लोग पैसा तो दे देंगे। तो वही करते हैं। तो इसको हम कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। क्या कहते हैं इसको? डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कि आपकी डिमांड की वजह से किसी प्राइस पर बढ़ोतरी हुई। दूसरा एक वर्ड होता है कोस्ट पुल इन्फ्लेशन। कोस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होता है? कोस्ट पुश इन्फ्लेशन होता है किसी चीज की वाकई में पीछे से जो कोस्टिंग है, जो उस चीज को यहां पर कोस्टिंग उसकी कहते हैं ना, मैन्युफैक्चरिंग कोस्टिंग बढ़ गई, उस वजह से किसी चीज के प्राइसेस बढ़ते हैं, तो वो चीज आपकी कोस्ट पुश में आ जाती है कि कोस्ट की वजह से उसके प्राइसेस बढ़ाने में मजबूर हुआ प्रोड्यूसर, मैन्युफैक्चरर, और इस वजह से आपको यहां पर उसके प्राइसेस ज्यादा देने पड़े। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है इन्फ्लेशन को बढ़ाने का। अब यहां पर हम बात कर रहे थे, आई होप आपको इन्फ्लेशन का एक बेसिक चीज जो है वो समझ में आ गई और डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन भी आपको समझ में आया होगा। एक और वैसे इन्फ्लेशन होता है जिसको हम कोर इन्फ्लेशन कहते हैं। कोर इन्फ्लेशन ऐसा इन्फ्लेशन होता है जिसको हम कैलकुलेट करते हैं विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द फूड एंड द फ्यूल। फूड के प्राइसेस को और फ्यूल के प्राइसेस को हम काउंट नहीं करते, बाकी सारी चीजों के प्राइसेस को काउंट करते हैं, उसको हम कोर इन्फ्लेशन कहते हैं। कोर इन्फ्लेशन की बात यहां पर की गई है यूएसए के संदर्भ में। देखते हैं, देखो यूएसए में क्या हुआ, जैसे मैंने आपको बताया लास्ट 3 सालों में यहां पर उच्चतम स्तर पर है। तो अगर यूएसए में अगर ऐसा कुछ हुआ तो उसका इंडिया पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? इंडिया पर इंपैक्ट इस तरह से पड़ेगा, अगर कोई चीज यूएसए में, पहली चीज तो समझने वाली बात है आखिरकार 30 सालों में ऐसा हुआ क्या यूएसए में कि उसके प्राइसेस इतने ज्यादा बढ़ गए। देखो लास्ट टाइम कोविड सिचुएशन, आपका जो कोविड की लहर 1, लहर 2 जो फर्स्ट एंड सेकंड आई थी, उसके बाद यूएसए में यहां पर रिकवरी बड़ी शानदार की गई। वहां की इकोनॉमी बहुत शानदार रूप से रिकवर कर रही है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि वहां की जो सरकार है वहां के लोगों को पैसा बहुत दे रही है। बहुत सारे पैकेजेस ऐसे अनाउंस किए गए जो अनएम्प्लॉयड थे उनके लिए, जिन लोगों का रोजगार चला गया था या जिन लोगों को वाकई में जरूरत थी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, उन्होंने लोगों में यहां पर बहुत सारी स्कीम्स के थ्रू फंडिंग दी। जब अब आ जाओ वापस इन्फ्लेशन की डेफिनेशन पे कि अगर किसी के पास पैसा ज्यादा होगा तो परचेज ज्यादा करेगा, उसकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो आगे से फिर क्या होगा, डिमांड पुल इन्फ्लेशन यहां पर देखने को मिल सकती है। यही शिकार हुआ यूएसए उसका। यूएसए ने अपनी इकोनॉमी को और अच्छा करने के लिए, रिकवर करने के लिए लोगों तक पैसा पहुंचाया, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं था कोविड के बाद, और वही आज उसका एक मेजर कारण है जिस वजह से वहां की इन्फ्लेशन का जो दर है वो काफी उच्चतम स्तर पर पहुंच चुका है।
ठीक है, ये कारण रहा। अब इस कारण को यहां पर कम तो खैर इतनी जल्दी नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर अब यूएसए में जो प्राइसेस हैं किसी गुड्स के अगर वो इंक्रीज हो रहे हैं, तो अगर इंडिया से अगर उन चीजों का इंपोर्ट किया जाता है इंडिया में, तो ऑब्वियस है इंडिया को भी तो वो चीजें महंगी मिलेंगी। इंडिया यहां पर इंपोर्ट ज्यादा करता है, एक्सपोर्ट कम करता है, ये सब आपको मालूम होना होगा, कभी सुना होगा, अगर नहीं पता तो बता दूं, इंडिया इज अ मोर इंपोर्टिंग थिंग। ओके, इंडिया इज इंपोर्टिंग थिंग्स मोर देन एक्सपोर्टिंग थिंग। सो इंडिया इंपोर्ट ज्यादा करता है, एक्सपोर्ट कम करता है, तो उससे क्या होता है, आपका डेफिशिएट क्रिएट होता है। डेफिशिएट क्रिएट होता है, किस चीज में डेफिशिएट क्रिएट होता है? इंडिया की जो एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज है, इंडिया के पास जो पैसा देने की क्षमता है डॉलर में या किसी और करेंसी में, वो कम हो रही है। क्यों कम हो रही है? क्योंकि मैंने इंपोर्ट किया, मुझे पैसा देना है, चुकाना है, मुझे डॉलर में पैसा चुकाना है। एक्सपोर्ट मैंने किया लेकिन उतना डॉलर में पैसा नहीं है जितना मुझे देना है, तो ऑब्वियस है मैं उस डॉलर को कहीं ना कहीं से तो अरेंज करूंगा, कहीं और से परचेज करूंगा, डायरेक्टली डॉलर को कन्वर्ट कराऊंगा, या फिर जो आरबीआई का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसमें से उठाऊंगा, किसी तरह से तो करूंगा। तो ऑब्वियस है डॉलर की डिमांड बढ़ेगी। जब वहीं पर, अब यहां पर भी इन्फ्लेशन का एक लॉजिक यहां पर आता है, जब डॉलर की डिमांड बढ़ी तो डॉलर का प्राइस भी बढ़ जाता है। इसलिए तो आप देखते हो कि प्राइस फ्लक्चुएशन होता है। प्राइस फ्लक्चुएशन होता है ना कि नहीं होता? डॉलर का दाम पहले 71 था, 72, 73, 74, 75 बढ़ता रहता है। इसका मतलब कि एक डॉलर को खरीदने के लिए आपको 74, 75, 73 रुपए देने पड़ेंगे। जितने ज्यादा रुपए देने पड़ेंगे यानी कि आपके लिए डॉलर उतना महंगा हो रहा है। तो डॉलर उतना महंगा होता जाएगा जितनी उसकी डिमांड बढ़ेगी। डॉलर को, डॉलर में पेमेंट करनी है तो डिमांड तो करोगे ना आप लोग, तो फिर आप डॉलर ज्यादा दोगे उधर से, तो डॉलर के प्राइस बढ़ गई। डिमांड करोगे आप ज्यादा से ज्यादा उधर से, उन्होंने यूएसए वालों ने प्राइसेस बढ़ा दिए अपने कमोडिटीज के, गुड्स के जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियस है उसका इंपैक्ट इंडिया पर भी तो पड़ेगा। इंडिया में वो चीजें महंगी मिलेंगी अब आपको, और इंडिया में जब महंगी मिलेंगी तो अगर मैं फूड और फ्यूल को हटा दूं, कोर इन्फ्लेशन की बात करूं, तो कोर इन्फ्लेशन जिसको यहां पर मॉनिटर किया जाता है सबसे ज्यादा, जिस चीज का दर यहां पर काफी हाई लेवल पे नहीं होना चाहिए, जो आरबीआई ने डिफाइन की है एक लिमिट, उसके अंदर होना चाहिए, तो उसको देखने के लिए यहां पर आपके स्टेप उठाने जरूरी है कि किस तरह से हम उस चीज को टैकल कर सकते हैं। दूसरी चीज एक और है, यहां पर जब इतना ज्यादा इन्फ्लेशन हो चुका है यूएसए में, तो अब वहां का जो फेडरल रिजर्व है, फेडरल रिजर्व क्या है? फेडरल रिजर्व जो है वो यूएसए का सेंट्रल बैंक है। जैसे इंडिया का सेंट्रल बैंक है आरबीआई, वैसे यूएसए का फेडरल रिजर्व सेंट्रल बैंक है। तो वहां का जो फेडरल रिजर्व है वो वहां पर भी तो मॉनेटरी पॉलिसी लागू करेगा। मॉनेटरी पॉलिसी हर एक कंट्री में होती है, वहां की कंट्री में भी मॉनेटरी पॉलिसी होगी तो वहां पर भी वो लागू करेगा, और वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट करने की कोशिश करेगा। टाइट मतलब कि वहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बढ़ा देगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर बढ़ाएगा तो बैंक्स भी अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाएंगे, और बैंक जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाएंगे तो लोगों के हाथों में पैसा, वो लोग उतने डिमांड नहीं करेंगे पैसे की बैंक से, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ चुके हैं। पैसे की डिमांड नहीं करेंगे, लोगों के हाथ में कम पैसा होगा, कम पैसा होगा तो डिमांड कम करेंगे, डिमांड कम करेंगे, परचेजिंग पावर कम होगी, तो ऑब्वियस है प्राइसेस वापस से स्टेबलाइज होंगे। तो यानी कि अगर वहां पर मॉनेटरी पॉलिसी टाइटन की जाएगी तो एक यूएसए को एक बहुत बड़ी इकोनॉमी के फॉर्म में दे जाता है। ग्लोबल लेवल पे पूरी की पूरी इकोनॉमी यहां पर आपकी दूसरी छोटी छोटी इकोनॉमीज उस पर डिपेंड करती हैं, तो उनको देखते हुए इंडिया भी कुछ ऐसा स्टेप उठा सकता है यहां पर, इस चीज को देखते हुए, क्योंकि वहां इन्फ्लेशन बढ़ी, यहां इन्फ्लेशन बढ़ी। आई होप आपसे ये सब चीजें आज समझ में आ गई होंगी। बहुत सारे छोटे छोटे कंसेप्ट मैंने इस वीडियो के फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश करी। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, टिके रहिए एंड देखते रहिए मुझे डेली बेसिस पर। मेरी करंट अफेयर्स की क्लास से नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा मेरी डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस का। रोज सुबह 7:30 से 8 बजे वहां पर करंट अफेयर्स की क्लास, और 8 बजे 8:30 बजे वहां पर मैं बैंकिंग अवेयरनेस की क्लास आपके लिए लेकर आता हूं, जो कि आपके बैंक एग्जाम को क्लियर कराने में काफी महत्वपूर्ण रोल निभाती है। इंडिया के इसी तरह से मेरे जैसे कई टॉप एजुकेटर्स हैं जो अनअकैडमी प्लस पे आज आपको पढ़ा रहे हैं। आज ही आप अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब कीजिए। किस तरह से सब्सक्राइब करना है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां पर जाके मेरे जैसे और भी बहुत सारे टीचर्स को सुन सकते हैं, देख सकते हैं और अपनी मंजिल को पा सकते हैं। टेक केयर, लव यू ऑल द बेस्ट।